हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। सर्कल को आगे बढ़ाते हैं। ये दूसरा सेशन है सर्कल का। इसको अच्छे से समझने के लिए पहला सेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। मैंने आपको सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज कल डिस्कस की और कहा तीन बातें। एक आर्क को लेकर जड़ तक जाना है, एक कोड को लेकर हर एंगल से बात करनी है, एक टेंजेंट के बारे में एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है। मैंने कल आर्क से काम शुरू कर लिया है और मैंने आपको कहा आर्क के बारे में मैंने आपको एक ही चीज बताई और उस एक ही चीज में आपको मैंने वापस तीन चीजें बताई। मैंने कहा ये आर्क है और डिटेल अपन कल कर चुके हैं, तो कल की बात तो सिर्फ एक ही मिनट में रिपीट करूंगा। ये आर्क अगर सेंटर पर, ये सेंटर है ओ, अगर इस पर ये जितना एंगल बनाता है तो बाकी का जो बच गया सरकमफ्रेंस पे उसका बिल्कुल क्या बनाएगा, आधा। फिर चाहे आप इधर बनाएं, चाहे आप इसको इधर बनाएं, चाहे आप इसको इधर बनाएं, किधर भी बनाएं, ये सब आधा 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 आपको नजर आएगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया बहुत अच्छे से। दूसरी चीज मैंने कही, अगर मैं एक ही आर्क की बात करता हूं और सेंटर भूल जाता हूं तो इस परिधि पर जो ये बच गया आर्क, इसके अलावा जो परिधि बच गई उस पर जितना भी बनेगा वो सारा बराबर बनेगा। इसका मैंने उल्टा पार्ट करके भी दिखाया। ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और एक मैंने आपसे कहा था क्या सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल में मैंने कहा तो मैंने प्रूफ करके बताया कि ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, ये सारी बातचीत हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। और मैंने क्या शुरू करवा दिया था उसके बाद मैंने शुरू करवा दिया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जरा देखिएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं तो ऐसे मानकर चल रहा हूं जैसे आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो से लेकर के। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने कहा चक्रीय, अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल यानी क्या, चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्सेस, चारों की चारों कहां पर, किसी सर्कल की सरकमफ्रेंसेस को टच करते हो, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसके बारे में मैंने उसको आपको बेसिक प्रॉपर्टी कल बताई थी। जैसे ये ए है, ये इसका दूसरा वर्टेक्स बी है, ये इसका तीसरा है सी और ये इसका चौथा है डी। आप कहीं भी बना सकते हैं इसको। आप इन चारों को मिलाइए, ए को बी से मिलाइए, बी को सी से मिलाइए, सी को डी से मिलाइए। और इस तरह से अगर हम बात करें तो ये ए बी सी डी क्या बनते हैं, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चक्रीय क्या है बताइए, चतुर्भुज है। अब ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे लोग अटेंशन दीजिएगा। देखो कल मैंने जो पहली चीज प्रूफ की थी वो मैंने ये प्रूफ की थी कि ये एंगल ए और एंगल सी जो है वो बराबर होता है किसके बताइए, 180 डिग्री के। और ये बी और डी यानी कि अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 मिलेगा। ये एंगल बी है, उधर एंगल डी है और ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। ये मैंने कल आपको प्रूफ करके बताया था बहुत ही आसानी से। चलिए इसके आगे बात करते हैं। अगर मैं इसके बारे में अगला कॉन्सेप्ट की बात करूं, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो अगर मैं बात करूं दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट किसके बारे में, आपके जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके बारे में। ढंग से जरा देखिएगा। आप देखिए ये चारों एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी डी, ये चारों एंगल, इन चारों के इंटीरियर एंगल भी हैं और कोई भी चीज का इंटीरियर है तो एक्सटीरियर एंगल भी है। तो अभी मैं बातचीत कर रहा हूं आपसे एक्सटीरियर एंगल के बारे में। इंटीरियर के बारे में क्या बात की मैंने आपसे कल, मैंने कहा आमने सामने वाले जो रहते हैं उनका सम हमेशा कितना रहता है, 180 डिग्री। मैंने कल इसको बिल्कुल ज्वाइंट करके और प्रूफ करके बताया था, कल की क्लास में देख लीजिएगा, रिपीट नहीं करेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी एक्सटीरियर एंगल लो, कोई सा भी जो दिल करे। जैसे देखो अगर मान लीजिए मैं इस सीडी को आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो आप मुझे बताइए ये जो है ये तो एंगल डी का इंटीरियर एंगल है, ये तो डी का इंटीरियर एंगल है। और अगर मान लीजिए मैं यहां पर बात करूं आपसे तो ये जो बनाया है ये डी का क्या है बताइए, एक्सटीरियर एंगल है। ये डी का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमेशा कितना होगा, ढंग से समझिएगा, ये हमेशा ऑलवेज
जो भी आप एक्सटीरियर एंगल देखना चाहते हैं ढंग से सुन लीजिएगा, फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। जैसा मैंने आपको कई बार कहा, मैं बोलता ज्यादा हूं लिखता कम हूं, क्योंकि आप पॉज करके खुद भी लिख सकते हैं। देखो आप चारों में से कोई भी उठा लीजिएगा, कोई भी एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना होगा, वो हमेशा उसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के बराबर होगा। इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा क्या? एक्सटीरियर एंगल। कोई भी, कहां पर बात कर रहा हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्योमेट्री में बहुत बार पूछा जाता है। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कोई भी आप एक्सटीरियर एंगल देखना चाहते हैं तो वो कितना होगा? वो इंटीरियर, उसी का इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। क्यों, मैं बताता हूं, जरा देखिए। जैसे देखिए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल डी का एक्सटीरियर एंगल है, और मान लीजिए कि ये थीटा है। मान लीजिए ये कितना है बताइए? थीटा है। तो फिर ये अगर थीटा है तो इसका इंटीरियर अपोजिट ये भी थीटा होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, मुझे एक बात बताइए। एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? पहली क्लास में पढ़ा था 180 डिग्री। तो आप जानते हैं अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो फिर ये कितना बच गया? ये 180 माइनस थीटा बच गया। कल मैंने आपको प्रूफ करके बताया था, यस्टरडे मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो आप खुद सोचिए, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, और ये 180 माइनस थीटा है तो ये सामने वाला अपने आप थीटा ही तो बचेगा, तभी तो दोनों मिलाकर 180 बनेंगे। बहुत ही आसान प्रूफ है ये, तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर। लेकिन फिर भी एग्जाम में मैं आपको ढेरों सवाल बताऊंगा जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए याद रखिएगा, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है? इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तीसरी बार बोला मैंने। एक एंगल आप कोई सा भी और उठा सकते हैं, इसी के ऊपर देख लीजिए। जैसे देखिए ये, अगर मैं बात करूं यहां पर एंगल ए की बात करें तो ये क्या है? ये आपका इंटीरियर एंगल है। तो ये क्या है जो मैंने बनाया? ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? अगर मान लीजिए ये बीटा है सपोज, तो इसके इंटीरियर अपोजिट के बराबर है। तो यानी अगर ये बीटा है, यानी एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल अगर बीटा है, तो फिर इसके इंटीरियर अपोजिट यानी कि ये एंगल सी का इंटीरियर एंगल भी बीटा होना चाहिए। अगर ये बीटा है तो आप समझ पा रहे होंगे ये 180 माइनस बीटा होगा, तो ये फिर बीटा ही तो होना चाहिए। तभी तो आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री कहलाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट अपना दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ। पहला क्या था? अपोजिट वाले 180 डिग्री क्यों होते हैं, ये मैंने कल बताया। दूसरा क्या हुआ? एक्सटीरियर जो है वो इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। और तीसरी बात बातें तो बहुत सारी है इसमें, लेकिन मैं पहले वो लेकर चल रहा हूं जो वाकई में उपयोगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा देखिएगा, क्योंकि इसमें भी हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या है उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वापस से अपन अगले पेज पर चलते हैं। अगर मैं बात करूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब लोग अटेंशन दो। ये आपके सामने एक सर्कल है, और वापस से मैं 4 पॉइंट बनाता हूं, ए बी सी डी, क्योंकि जैसा मैं आपको रिपीटेटिवली बोल रहा हूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब यही होता है कि जिसके चारों वर्टेक्स किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंसेस को टच करें, वही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब जरा देखिएगा, यहां पर मैं 2 डायगोनल बनाना चाहूंगा। अगर हम 2 डायगोनल बनाने की बात करें तो जरा देखिए, डायगोनल का मतलब आप समझते ही हैं बहुत अच्छे से, क्वाड्रिलेटरल है तो ये डायगोनल है DB और ये डायगोनल है आपका AC। ये डायगोनल है AC और ये डायगोनल है DB। आप जरा समझिएगा, एक थ्योरम जो बनती है वो थ्योरम बोलती है, पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा फिर मैं लिख भी देता हूं, कि जो दोनों डायगोनल्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो दोनों डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं उसके प्रोडक्ट्स के सम के बराबर होता है। क्या कहना चाहता हूं मैं? देखो, डायगोनल, पहला डायगोनल AC है। पहला डायगोनल क्या है बताइए? AC है। दूसरा डायगोनल क्या है बताइए? BD है। दूसरा डायगोनल क्या है? BD है। आप चाहें
तो इसे D1 और D2 भी कह सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। डायगोनल 1 और डायगोनल 2, यानी कि जैसे AC है उसको डायगोनल 1 नाम दे दो, BD है उसको डायगोनल 2 दे दो, डजंट मैटर। ये किसके बराबर है जरा देखिएगा, आमने सामने वाली साइड्स, आमने वाली साइड्स AB के सामने वाली साइड कौन सी है, AB के सामने वाली साइड कौन सी है, CD। AB के सामने वाली साइड कौन सी है, CD। तो प्रोडक्ट ये हो गया, और इसमें क्या जोड़ना है बताइए, इसमें जोड़ना है बाकी जो दो बच गई आमने सामने, BC। BC के सामने वाली साइड कौन सी है, AD। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये क्या हुआ, आपको मैंने कहा कि दोनों डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट है, यानी कि डायगोनल AC को मल्टीप्लाई करो BD से, दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट वो हमेशा किसके बराबर होगा, आमने सामने वाली साइड्स। ये साइड और ये साइड आमने सामने वाले साइड है, इनको मल्टीप्लाई किया, AB को मल्टीप्लाई किया CD से, फिर ये आमने सामने वाली साइड, ये दोनों आमने सामने वाली साइड से, यानी कि BC को मल्टीप्लाई किया AD से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और फिर इसको जोड़ दिया आपस में, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, ये दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट के बराबर। अब आपको पता है इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन गायब करके आपसे कुछ सवाल पूछा जा सकता है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे? तो हमने थोड़ी से एक कॉन्सेप्ट की बात की है, अभी हम बात करेंगे, शुरू करेंगे आज हम कोड को लेकर के कुछ बारीकियां। उससे पहले कुछ प्रश्न करना जरूरी होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न वो हम करते हैं, सिंपल भी करेंगे, मीडियम भी करेंगे, टफ भी करेंगे, ग्रेजुअली सारे काम करेंगे। जरा प्रश्न संख्या 160 देखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है 110 आंसर देना कि नहीं बताइए। कभी ना कभी एग्जाम में पूछा, किसी प्री के CHSL प्री में पूछा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा है, हर चीज पता होनी चाहिए। आपको पता है कि ये चारों वर्टेक्स किसी सर्कल को टच कर रहे हैं, आमने सामने वाला 180 होता है, आपको मालूम ही है, ये 70 है तो ये 110 होना चाहिए, एक सेकंड का काम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई डायग्राम, कोई फिगर बनाकर नहीं दिया उसने, तो हम जरा पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। केंद्र O वाले एक वृत्त में, इन ए सर्कल विद सेंटर O एन आर्क PQR सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 126 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक बार जरा बोर्ड पे देखिएगा, एक सर्कल मैंने बनाया, सर्कल अगर बनाया, देखो मैं थोड़ा सा ड्राइंग मेरी ऐसी है, लेकिन आप उस पर जाने दीजिएगा। अगर हम बात करें यहां पर, ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है बताइए, सेंटर है, और इसने क्या कहा, इन ए सर्कल विद सेंटर O एन आर्क PQR। आर्क कहां होती है, आपको मैंने कहा था आर्क और सेक्टर के बारे में, कल मैंने कहा था सेक्टर जो है वो एरिया का पार्ट होता है, सेक्टर एरिया का पार्ट होता है, और आर्क सर्कमफ्रेंसेस का पार्ट होता है। तो आर्क आपको सर्कमफ्रेंसेस पे मिलेगी, PQR। अब ये PQR बोल रहा है तो 3 पॉइंट हमें इस पर चाहिए, सर्कमफ्रेंसेस पर। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 126 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर तो यही होता है, तो ये यहां पर बात करें, ये इस तरह से बात करूं मैं, ये जो एंगल बनता है ये 126 डिग्री है, 126 डिग्री है, लेकिन इसने जो आर्क का नाम दिया वो PQR दिया, तो ये P है और ये R है, तो कहीं ना कहीं रास्ते में Q भी होगा, क्योंकि PQR दिया है, कोई बात नहीं, PR भी हो सकता था, लेकिन जैसा बोला वैसा की वैसा चलने दो, PQR। आगे क्या लिखा जरा देखिए, कोड PQ, कोड PQ कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ये आर्क है यानी कि चाप है, और ये क्या है बताइए, जीवा। कल अपनी बातचीत हुई थी, आज अपन कोड को लेकर के और बारीकियां करेंगे। कल तो मैंने आपको सिंपल बातें बताई थी, कोड के लेकर के फिर बाद में टेंजेंट को लेकर के फिर मिक्स करके। देखो क्या कह रहा है, कोड PQ ये रही, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S, यानी कि ये जो कोड PQ है इसे S तक आगे बढ़ाया जाता है, जीवा PQ को बिंदु S तक आगे बढ़ाया जाता है। तो इस PQ को कहां तक बढ़ाता है, वो आगे S तक बढ़ाता है। इस PQ को आगे, देखो Q की जरूरत इसलिए दी, वही मैंने देखा Q की जरूरत ही नहीं है, वरना Q की जरूरत यहां पर पड़ी है। देखो इसने क्या बोला कि जीवा PQ, ये PQ हमने बना दी, पहले नहीं बोला था इसने, पहले तो आर्क बोला था। तो इस P और Q को, आपको मैंने कहा था कल कोड का एक ही डेफिनेशन दिया था, सिर्फ सिंगल डेफिनेशन दिया था। क्या दिया था, किसी भी सर्कल में सर्कमफ्रेंसेस के कोई भी 2 पॉइंट, यानी कि
सर्कल की परिधि पर कोई भी दो बिंदुओं को मिला लो, वही क्या है बताइए? कोण है, जीवा है। और आपको मैंने यह भी कहा था कि किसी भी सर्कल की जो सबसे लंबी जीवा होती है, सबसे लंबी कोण होती है, वो सर्कल का हमेशा क्या होती है? डायमीटर होती है। वो सर्कल का हमेशा क्या होता है? व्यास होता है। या हम उल्टी तरफ से भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसी कोण यानी कि जीवा सेंटर से गुजरती हो तो वही व्यास है, यानी कि सर्कल की सबसे बड़ी कोण है। एक ही बात है। तो ये P और Q को मिलाने से कोण बनी, तब इसने बोला S तक आगे बढ़ाया। सवाल क्या पूछा है? RQS का क्या मेजरमेंट है? RQS तो मेरे को एंगल बनाना पड़ेगा। एंगल यूं तो बनता नहीं है, ये तो आर्क है। अगर मैं बात करूं कोण बनानी पड़ेगी RQ, तो मैं R और Q को मिला लेता हूं। RQ क्या है? एक कोण है और ये है ही। तो RQS यानी कि ये वाला एंगल कितना है, ये उसको चाहिए। ये एंगल की उसको जरूरत है कि ये एंगल कितना होना चाहिए। 63, 63 कहीं पर है। ऑप्शन नंबर डी 63 हमारा आंसर बनेगा। कैसे बनेगा? आप एक बात बताइए मेरे को, मैंने जो क्वेश्चंस लिए एक्चुअल मैंने कोड पर लिए ही नहीं है अभी क्वेश्चन, क्योंकि कोड तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है। उसकी तो बेसिक डेफिनेशन दी थी, तो डेफिनेशन बेसिक दी थी, तो वही काम ले रहा हूं केवल। अभी तो मैं आपसे सारी बातें कर रहा हूं आर्क को लेकर के। तो आप ध्यान दो, आर्क यहां पर कौन सी? PQR। ये आर्क है PQR। मुझे बताइए ये PQR जो आर्क है, यहां से शुरू होती है, ये यहां से शुरू होती है, यहां से P से, और ये चलती है R तक। मुझे इतना सा बता दीजिए कि ये सेंटर पर कितना एंगल बनाती है? 126 डिग्री। अगर ये सेंटर पर 126 डिग्री बनाती है तो बाकी जो परिधि बच गई, ये जो बाकी की आपकी सरकमफ्रेंसेस बच गई, यहां पर ये कितना बनाएगी? ये इसका आधा बनाएगी। यही तो हमने कल पढ़ा था। तो हम अगर इसको ऊपर मिलाएं कहीं पर भी, इस तरह से कहीं पर भी, तो ये आधा बनेगा। आधा बनेगा मतलब कितना बनेगा बताइए? 126 का आधा यानी कि 63 बनेगा। यानी कितना बनेगा? 63 बनेगा। आप जरा एक बात बताइए मेरे को, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। PQR, यहां पर S इसने यहां नाम दिया। एक बार मैं यहां पर इसको T नाम दे रहा हूं। T कहीं पर नहीं है। एक बार देखिए, मैं यूं ही T नाम दे रहा हूं और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए PQRT, बहुत सोच समझ के वीडियो को पॉज करके खुद से जवाब निकाल के बताइए, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? बताइए। क्योंकि यहां पर मैंने दोनों कॉन्सेप्ट काम में ले लिए, इसलिए इस क्वेश्चन का सिलेक्शन किया कि एक तो आर्क की बात भी हो गई और साइक्लिक की बात भी हो गई, और यही दो बातें मैंने अभी तक आपको सर्कल में सिखाई है, और तो कुछ बताया नहीं। तो जरा देखिए, P भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, Q भी है, R भी है और T भी है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपको क्या पता है? जरा देखिए, ये P, Q, R और T, तो ये PQRT ये वाला है। इस सर्कल पे मत जाओ, ये वाला है, ये वाला है। तो यहां पर मैं बात करूंगा तो ये क्या कहलाएगा? इसका एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल। आज ही तो सिखाया मैंने आपको और प्रूफ करके भी बताया, और बताया सबसे छोटा प्रूफ तो वही था। तो सीधा 63 आप आंसर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 63। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर ये बात करें, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये वाला भी 63 होगा। अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आज ही तो बताया मैंने आपको। तो आपको लेकिन जरूर हर एंगल से देखना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 162। ये भी आपके सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, मल्टीपल एग्जाम्स में। उसने कहा AOB 94 डिग्री है, तो APB आधा कर लो, 47 ए आंसर है। ये तो बच्चों वाला सवाल है लेकिन है तो है। जरा देखो, AOB अगर मैं यहां बात करूं, देखिए ये जो आपके सामने आर्क दिख रही है, कौन सी आर्क दिख रही है? AB। ये जो AB है, ये सेंटर में क्या एंगल बना रही है? O सेंटर दिखाएगा। AB जो है वृत्त के केंद्र O पर, AOB ये 94 डिग्री है। तो आपको क्या सिखाया मैंने? ये अगर कोई भी आर्क सेंटर में जितना एंगल बनाती है तो वही
बाकी जो जगह बच गई परिधि की इस ए बी के अलावा उसमें इसका आधा बनाएगी। तो 94 का आधा कितना होता है 47, तो ये 47 होगा। अगर मैं इसको ऐसे बनाता मान लीजिए और आपसे ऐसे पूछता, ये थोड़ा इधर ले लेना कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्ट और एंड यहां से होना चाहिए, तो ये भी कितना होता 47 होता। अगर मैं इसको यहां से शुरू करता और यहां पर करता तो ये कितना होता, ये भी 47 होगा। अगर मैं इसको यहां से लेता और यहां पर खत्म करता तो ये भी कितना होता बताइए 47 होता। और इसी से हमने प्रूफ किया था कि अगर साइज सेम है, एक ही आर्क है तो वो सर्कमफ्रेंसेस पर जितने भी एंगल्स बनाएगी वो हमेशा एक समान यानी कि बराबर बराबर होने चाहिए, होने पड़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं चाहता हूं कि कोड पे आऊं उससे पहले कुछ 5-7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको कंफर्ट आ सके। चलिए अगले प्रश्न पर चलिएगा। 163 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें भी फिगर नहीं दिया हुआ। एक चतुर्भुज PQRS केंद्र O वाले एक वृत्त में निहित है। तो हमें यह कहा गया कि एक वृत्त में ये है। अब वृत्त में है तो वृत्त तो पहले बनाना पड़ेगा। एक सर्कल में है, अब ये सर्कल में है लेकिन देखना पड़ेगा कि सर्कल में तो है लेकिन ये साइक्लिक है कि नहीं है। एक बार देखते हैं आगे। केंद्र O वाले एक सर्कल में निहित है, केंद्र तो होगा ही होगा। एक बार पहली इंफॉर्मेशन क्या जरा देखिए, QOR 98 डिग्री है। देखो PQRS में से QO तो हमारा सेंटर है ही, QOR तो कुछ ऐसी बात हुई जैसे मान लीजिए O तो ये है ही है हमारे पास, Q यहां पर रख लेते हैं QOR कितना 98 डिग्री है। QOR कुछ ऐसी बात बना सकते हैं बताइए, ये 98 डिग्री है। और आपको पता है कि ये PQRS एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल है तो Q और R तो मिल गए मेरे को, Q भी दिख रहा है R भी दिख रहा है क्योंकि QOR है, QOR है तो Q भी दिख रहा है और R भी दिख रहा है, तो PS बच रहा है। आगे देखते हैं। PSR 106 डिग्री है। एक इंफॉर्मेशन और है PSR। एक बात बताइए मेरे को, बहुत ढंग से सुनिएगा। आपको Q और R तो दिख रहे हैं, P और S चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, एक बार देखिए इसको एंगल भी बना लेते हैं अपन। PS दोनों चाहिए मेरे को, PSR तो PSR ऐसा ही बन पाएगा तभी तो PSR, तो S पर मुझे चाहिए 106 डिग्री। तो PSR ये मैं मान लेता हूं P, ये मान लेता हूं मैं S और ये मैं मान लेता हूं R, तभी तो ऐसा मिलेगा। R तो ऐसा ही मिलेगा तो P तो आपको यहीं रखना पड़ेगा ना। अगर P यहां रखोगे तो कैसे बनाओगे फिर। तो PSR ये जानकारी दी है 106 डिग्री है, ये इंफॉर्मेशन दी है। आगे क्या पूछा, PQO तो ये P और Q को मिलाएं अपन, एंगल तो ऐसा बनता ही तो आर्क है। कोड चाहिए ना हमारे को एंगल बनाने के लिए, तो PQO ये एंगल जो है ये एंगल क्वेश्चन मार्क है। आप जरा देखिए एक क्वाड्रिलेटरल था PQRS क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल है तो इसको मिलाना पड़ेगा ना अभी मेरे को, तभी तो बनेगा क्वाड्रिलेटरल। PQRS तो ये इंफॉर्मेशन दिख रही है हमारे को कि PQRS ये क्वाड्रिलेटरल है और ये आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। बेहद बेहद और बेहद आसान प्रश्न है। आप देखिए ये एक रेडियस है, ये रेडियस है क्योंकि सेंटर से आपके सर्कमफ्रेंसेस को टच कर रही है, ये भी रेडियस है क्योंकि ये भी सर्कमफ्रेंसेस को टच कर रही है। अगर ये रेडियस है दोनों, रेडियस तो हमेशा बराबर होती है ना। अगर दोनों रेडियस है और ट्रेंगल बन रहा है, उन दोनों रेडियस से ट्रेंगल बन रहा है तो ये आइसोसेलेस ट्रेंगल हुआ, और अगर ये आइसोसेलेस ट्रेंगल हुआ तो फिर ये एंगल बराबर होने चाहिए। और आपको पता है कि किसी भी ट्रेंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है 180 टोटल होता है, उसमें से 98 तो ये चला गया तो बचा कितना बचा 82 का आधा कर लीजिए तो 41 डिग्री होता है। यानी कि ये वाला एंगल 41 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 41 डिग्री है, लेकिन आपको तो इससे मतलब होना चाहिए। आप देखिए क्या ये इसने नहीं बोला हमें कहीं पर भी, इसमें कहीं पर भी ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई सवाल के अंदर, और ये आया हुआ क्वेश्चन है PYQ, हमें कहीं भी ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि साइक्लिक है कि नहीं है। लेकिन ये साइक्लिक बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्सेस सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस को टच कर रहे हैं, तो साइक्लिक अपने आप बन गया।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये साइक्लिक बन गया तो आमने सामने वाले इस एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अगर ये साइक्लिक बन गया तो आमने सामने वाले एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो मुझे बताइए एंगल Q और एंगल S ये मिलाकर 180 होना चाहिए ना। तो S तो 106 डिग्री है, ये तो 106 डिग्री है, तो फिर 106 डिग्री अगर ये है तो एंगल Q का टोटल मिलाकर 74 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये 180 बन पाएगा। और एंगल Q में से अगर ये 74 होना चाहिए तो उसमें से 41 तो ये रहा भाई, ये पूरा मिलाकर होना चाहिए, तो 41 लेस कर दें तो क्या बचेगा बताइए, 33 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो उसने जैसे जैसे हमें कहा, पहले उसने कहा QOR, तो हमने पहले, क्योंकि इंफॉर्मेशन में ये तो पता ही था PQRS क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन साइकिल हैकली पता नहीं। देखो एक अच्छा स्टूडेंट कभी भी प्रश्न पढ़ने के बाद सॉल्व करना शुरू नहीं करता भाई, वो प्रश्न पढ़ना शुरू करता है और आपका इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि प्रश्न की शुरुआत में आपको पता लग जाना चाहिए कि अक्सर वो क्या पूछता है, 10 में से 9 बार, तो फिर आप उसी दिशा में काम करेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि बहुत सारे प्रश्नों में आंसर तक पता होते हैं, तो रटकर नहीं होते, अभ्यास करने से होते हैं। जिस रोड पे आप रोजाना जाते हो ना डेली, वहां पर कहां स्पीड ब्रेकर आते हैं, कहां गड्ढे आते हैं, कहां पर ट्रैफिक वाले मिलते हैं, कहां पर नहीं मिलते, कौन से टाइम पर कहां ट्रैफिक जाम होता है, सब पता है। लेकिन उसी रास्ते का पता होता है जो रास्ता हमारी हैबिट में है, जो नया है उसमें कुछ नहीं पता होता। तो इसी तरह से क्या होता है कि आप इन प्रश्नों को जितना ज्यादा अभ्यस्त हो जाएंगे उतना जल्दी आपको मालूम चल जाएगा। तो ये हमें मालूम चला, आमने सामने वाले 180 होते हैं, 106 हो गए तो मिलाकर कितना होना चाहिए, 74। 74 में से 41 से चला गया, तो ये जो पूछा था उसने क्या पूछा था, PQO पूछा था। अगर ये PQR पूछता, अगर ये सावधान PQR पूछता तो ये पूरा 74 आंसर देता मैं, तो पूरा 74 देता नहीं, सिर्फ PQ क्या पूछा, PQO, तो फिर सिर्फ इतना सा देखना पड़ेगा जो आंसर क्या बनता है यहां पर, ऑप्शन नंबर ए 33 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, इंफॉर्मेशन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण के सम्मुख द लेंथ ऑफ द आर्क फेसिंग द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 11 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर की है और जो आर्क है वो 11 सेंटीमीटर की है। व्हाट इज द मेजर ऑफ दैट एंगल, एंगल कितना होना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न, क्या कहना चाहता है ये एक सर्कल है, आपको बोला 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो जो रेडियस है, रेडियस वो 14 सेंटीमीटर की है, और अगर आप आर्क की बात करेंगे तो एक आपको रेडियस और चाहिए 14 सेंटीमीटर, और ये आर्क आपने बनाई और ये आर्क का साइज कितना है 11 सेंटीमीटर, ऐसा कहना चाह रहा है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण, ये आपका जो सर्कल का सेंटर है, इस पर जो एंगल बना उसके सामने जो आर्क है उसकी लंबाई कितनी है, 11 सेंटीमीटर है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल आपसे पूछा गया है। कल जब मैंने आपको इसकी बेसिक चीजें बताई थी तो मैंने आपको दो बातें समझाई थी, एक आर्क और एक सेक्टर, और मैंने कहा था आर्क जो है वो सरकमफ्रेंसेस का पार्ट बनता है, उसमें से हिस्सा निकलता है, जबकि मैं बात करूं सेक्टर वो एरिया में से निकलता है। आपको पता है कि ये पूरी सरकमफ्रेंसेस निकाली जा सकती है, वो कैसे निकाली जा सकती है, 2 पाई आर, तो पाई कितना होता है 22/7 और आर कितनी है 14, 22 44 88 सेंटीमीटर, यानी 88 सेंटीमीटर क्या है बताइए, इसकी पूरी परिधि है, और ये 8वां हिस्सा है, तो 360 का भी 8वां हिस्सा होना चाहिए, यानी कि 45 डिग्री आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा, इससे आसान और प्रश्न क्या होगा, सारे ध्यान दे रहे हैं। देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, आपको पता है ये पूरा 360 डिग्री होता है, आपको कहा कि रेडियस है 14 सेंटीमीटर और ये आर्क है 11 सेंटीमीटर की, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए। आपने देखा कि पूरी सरकमफ्रेंसेस कितनी बनती है, वो बनती है 88 सेंटीमीटर, बहुत आसानी से पूरा 88 सेंटीमीटर है। तो आप दो एंगल से देख सकते हैं, पहला क्या, देखो अगले पेज पर मैं लिख देता हूं कि आपकी पूरी सरकमफ्रेंसेस वो आपकी 88 सेंटीमीटर है, जबकि आर्क का जो साइज है वो कितना बताइए 11 सेंटीमीटर है। तो दोनों में जो रेशो है वो 11 से काट दीजिए 8:1 होगा, तो जो डिग्री है
वो पूरी होती 360 डिग्री, और 360 का मतलब रेशियो में 8 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आर्क जो 11 सेंटीमीटर है ये कितना एंगल बनाएगी बताइए, इसका 8वां हिस्सा यानी कि 45। किसी संख्या में जब 8 से डिवाइड करना होता है तो मुझे लगता है 8 से डिवाइड करने की जगह एक बार उसका आधा कर लो, तो 360 का आधा कितना होता है 180। अब 4 से डिवाइड करो और आसान होगा। एक ही बात तो है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके चीजें आ पाएंगी। दूसरा एंगल क्या है वो भी देख लीजिए। देखो अगर हम बात करते हैं 88 सेंटीमीटर अगर सरकमफ्रेंसेस बनती है तो पूरा 360 डिग्री हमें मिलता है। हमें 11 सेंटीमीटर में कितना डिग्री मिल पाएगा? 88 से डिवाइड करें, 11 से मल्टीप्लाई करें तो कटपिट कर आना तो वही है ना कि 360 में 8 से डिवाइड करना है, और आंसर कितना आना? 45 डिग्री। बहुत ही आसान प्रश्न है। 165 नंबर प्रश्न पर आइएगा। ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। सावधान, इसने कहीं भी हमें यह नहीं बोला है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा आगे। देखो क्या बोल रहा है, जिसकी भुजा AB एक वृत्त का व्यास है। एक बढ़िया प्रश्न है, सारे स्टूडेंट्स अटेंशन दीजिएगा। देखो अगर हम बात करें तो जैसे ही हम लोग किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे और उसका एक साइड को हम उसका क्या बनाएंगे, वो जो सर्कल का डायमीटर है। तो कल मैंने आपको इसके बारे में एक तो इंफॉर्मेशन ये दी थी कि अगर डायमीटर पर आप कोई एंगल बनाते हैं तो डायमीटर यानी कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है अंदर की तरफ वो हमेशा 90 डिग्री होता है, क्योंकि सेंटर पे तो 180 बनेगा स्ट्रेट लाइन पर। कल का सेशन में मैं बात कर चुका। अब देखो जरा क्या बात है, इसने कहा इसका डायमीटर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इसका डायमीटर है AB। इसने खुद ने बोला है जिसकी ABCD is a quadrilateral whose side AB is the diameter of the circle through ABC and D। यानी कि ये ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें AB उसका डायमीटर एक साइड है, CD और बच गया। तो इसने कहा ABCD से गुजरता है। अब CD कैसे बनाओगे बताओ? CD ऐसा तो हो नहीं सकता कि C नीचे आए और D ऊपर आए, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा। तो CD या तो दोनों ऊपर बना दो या दोनों नीचे बना दो, लेकिन आपको बनाना क्वाड्रिलेटरल है ABCD। मैं नीचे बना देता हूं, ऊपर तो बनाना आसान होता है, जानबूझ के ऐसा बनाते अपन। यहां पर बना देते ये C पॉइंट और यहां बना देते इसको D पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो B और C को मिलाओ, C और D को मिलाओ और ये यहां पर ऐसा बना लो। तो ये मेरे को दिख रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल। अब आगे की इंफॉर्मेशन देखो क्या कहा, ADC 125 डिग्री है। ADC ये वाला जो हिस्सा है ये एंगल ADC 125 डिग्री है, 125 डिग्री है। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या ये ABCD सेमी सर्कल में है तो भी क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? वीडियो पॉज करके अपने आप से जवाब ढूंढिए। मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की केवल एक डेफिनेशन दी, क्या दी थी कल और आज भी बताया मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर, कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किसी सर्कल की सरकमफ्रेंसेस को टच करें वो पक्का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, चाहे वो एक्सटीरियर एंगल को लेकर हो, चाहे वो अपोजिट एंगल्स को लेकर हो, चाहे वो डायगोनल्स को लेकर हो, वो सारी अप्लाई होगी अच्छे से। अब देखो ADC यानी कि AB देखो सर्कल के सरकमफ्रेंसेस पे, DB है, CB और BB है, पक्का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कोई डाउट नहीं है। ADC दे रखा है और इसने सिर्फ क्या पूछा, BAC बताइए, BAC। अब BAC चाहिए तो BAC तो मुझे एक एंगल ऐसा बनाना पड़ेगा ना भाई, वरना BAC कैसे निकल कर आएगा? तो ये BAC ये वाला एंगल जो है वो क्वेश्चन मार्क है, ये उसने हमसे पूछा है, इसकी जानकारी उसको चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे निकाल सकते हैं इसको। अगर हम इसको क्वाड्रिलेटरल मान रहे हैं, कौन सा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो मुझे पहले ये जवाब दे दीजिएगा, ढंग से सुनिएगा मेरी बात को। ये 125 है और ये आमने सामने वाले जो एंगल्स है वो हमेशा क्या होने चाहिए, 180। तो ये एंगल भी 55 बनता है, लेकिन मुझे तो वो चाहिए नहीं, मेरे को तो ये चाहिए। तो ये कितना निकल कर आएगा, ये जवाब दीजिएगा। अगर मैं देखूं तो 90 यानी कि 35 मेरा आंसर है, 35, ऑप्शन नंबर डी। आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए
कि ऐसा मैंने क्यों कहा। कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार आपके सामने बोर्ड पर बनाता हूं, क्योंकि मैंने यहां पर नीचे बना दिया क्वाड्रिलेटरल, इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है। ये ए बी है। अब मैंने आपको कहा था सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है, सेमी सर्कल की परिधि पर जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। और ये मैंने कल आपको प्रूफ करके बताया, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि ये हमेशा 90 डिग्री होगा। बताइए, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि नहीं बताया? अगर ये 90 डिग्री है तो मुझे बताइए ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये भी तो 90 डिग्री ही होगा। अगर मैं बात करूं तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जरूरी थोड़ी ऊपर हो, नीचे भी तो हो सकता है। तो मैंने यहां जो बनाने की कोशिश की, जरा देखिए, ये पूरा की पूरा ये जो ए बी है, जो किसी सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है, यहां पर जरा देखो ए सी बी, क्या ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए क्या? कल की क्लास अगर आपने देखी तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और अगर नहीं तो आप या तो बिल्कुल मत करो, और करना है तो ढंग से करो, मजा आएगा आपको। तो आप देखो ये 90 डिग्री पक्का है। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और 180 होता है तो 90 ये रहा, तो बाकी मिलाकर 90 होना चाहिए। ये 55 है तो ये क्या आएगा, 90 माइनस 55 यानी कि 35 डिग्री। क्या मेरी बात समझ पा रहे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर मैं चाहता तो उसको ऊपर भी बना सकता था, आपकी जो मर्जी थी। ये सी और डी को हम ऊपर भी बना सकते थे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, आंसर तो वही सेम आना था। तो उसने हमें कहा, ये इंफॉर्मेशन दी थी कि डी पॉइंट पर 125 डिग्री है। ये 55 मैंने खुद ने बनाया, और मैंने कहा ये दोनों मिलाकर तो 180 होते ही होते, बट ये एक समझने की बात थी कि जो ए सी बी है ये 90 डिग्री आपको दिखना चाहिए, ये 90 डिग्री आपको दिखना चाहिए। ये कल मैंने आर्क की जो प्रॉपर्टीज बताई उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर ये 90 है, आप सोचो ये 55 है, तो 180 में से ये दोनों जोड़कर घटाएंगे, यानी या तो ये छोड़ो 90 है तो ये दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए, और ये 90 है तो 55 तो है ही, तो ये 90 माइनस 55 यानी कि 35 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 166 पर आइए, 166 नंबर क्वेश्चन, PYQ आपके सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे लोग, डायग्राम नहीं दिया गया हमें। यदि PQ और R किसी वृत्त पर तीन बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवाएं PQ और PR वृत्त के केंद्र O पर क्रमशः 98 डिग्री और 110 डिग्री का एंगल बनाती है। अब एक बार सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये जो PQ और PR, जो आपके सामने कोड्स दिए PQ और PR, वो दोनों में P कॉमन है। एक बार अपन एक सर्कल बनाते फिर बात करेंगे। जरा देखो, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और आपसे कहा गया कि PQR इस तरह से है कि PQ और PR सेंटर पर, केंद्र O पर 98, तो PQ बनाए। जरा देखिए, कोई भी एक जगह पर अपन P बना लेते हैं। आपको इसने कहा, जीवा कोड साफ साफ बोला गया है, बाय द कोड PQ एंड PR। तो PQ सबसे पहले बोर्ड पे देखिएगा, ये PQ मैंने बनाया यहां पर, और एक उसने PR बोला, तो मैं यहीं ये PR बना देता हूं। ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आप PR को भूल जाइए, केवल PQ की बात कीजिए और समझिए क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि ये जो कोड है PQ and R are 3 points on a circle such that angles subtended by the chord PQ and PR at the center O are 98 and something। एक बार उसको समथिंग को छोड़ो, PQ, अरे एक बन गया ना, O भी तो है, तो PQO, ये हमारे पास बात हो रही है। यानी कि PQ से ये वाला जो हमारा जो कोड है, यहां पर ये PQO, ये सेंटर पर यानी कि यहां पर कितना एक एंगल बनाता, 98 डिग्री। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? मैं अभी सिर्फ आपको वही बता रहा हूं जितना मैंने आपको सिखाया है। आगे बात करते हैं। इसी तरह से PR, ये PR भी सेंटर पर, तो सेंटर पर तो मुझे यहां मिलाना पड़ेगा इसको, और ये सेंटर पर यहां पर कितना एंगल बनता है भाई? एंगल दिया 110 डिग्री। 110 डिग्री हूबहू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 110। पूछा क्या है आपसे? RPQ, ये वाला उसने एंगल आपसे पूछा है।
आर पी क्यू ये वाला एंगल उसने आपसे पूछा है। आप मुझे एक बात बताइए, सारे के सारे स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए। 110 90 जोड़कर तो 200 बना सकते हैं, 180 यानी कि 172 डिग्री ये हमारे पास बचता है। इसका अगर मैं आधा करूं तो 170 मतलब 85 86 डिग्री आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। जरा ध्यान दीजिएगा सबके सब लोग, सारे लोग अटेंशन दीजिएगा। देखो आपको मैंने कल एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि कोई भी आर्क, कोई भी जो चाप है, जो वृत्त का चाप है, वो सेंटर पर जितना एंगल बनाता है, वो जो बच गई सर्कमफ्रेंसेस उस पर हमेशा उसका आधा एंगल बनाएगा। ऐसा मैंने आपको बताया। आप जरा देखिए, ये पूरा तो 360 होता ही होता है, जीरो एंगल हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये 110 था, ये 90 था, मैंने 98 था, मैंने 90 जोड़कर 200 बना दिया, तो 200 होता तो 180 बच जाता। अब 8 एडजस्ट किया तो 172 बच गया, ये 172 है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये वाली आर्क में दिखा रहा हूं आपको, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं पूरा पी क्यू, ये वाली आर्क, जरा देखिए ये वाली आर्क सेंटर पर कितना बना रही है, 172 डिग्री बना रही है। अगर ये सेंटर पर 172 बना रही है, तो ये उसके अलावा जो आपके पास बच गई है परिधि, उस पर कितना बनाएगी, तो उस पर ये जो बनाया एंगल है वो हमेशा इस 172 का आधा बनाएगी। 172 का आधा करूं तो 86 आता है, तो फिर ये वाला जो एंगल है वो कितना बनेगा, 86 डिग्री बनेगा। ये आर्क से रिलेटेड ज्यादा है, कोड से रिलेटेड कम है, और कोड से रिलेटेड जितना सा है उतना सा कोड के बारे में मैं कल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज बस एक आध और ले ले, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, फिर अपन कोड के बारे में डेप्थ में काम शुरू करेंगे। जरा देखिएगा, वन मोर क्वेश्चन, 167 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, PYQ। इन ए सर्कल कोड्स PQ, देखिए कोड्स का जहां नाम आ रहा है तो कोड से रिलेटेड केवल बेसिक चीजें हैं, बाकी मैंने जो क्वेश्चंस लिए वो या तो लिए मैंने आर्क से रिलेटेड या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो मैंने सिखाया आपको, बस उसके अलावा मैं ले ही नहीं रहा। जरा देखिए, एक एक पॉइंट हम सीखते चलते हैं और फिर क्वेश्चंस करते चलते हैं। 167 में क्या बोला, इन ए सर्कल कोड्स PQ एंड RS मीट एट पॉइंट T आउटसाइड द सर्कल। एक बार जरा बोर्ड पे देखिएगा सभी लोग, एक सर्कल हम बनाते हैं, ये सर्कल हमने बना दिया, दो कोड है, एक तो PQ और एक RS, दोनों में कोई कॉमन नाम नहीं है, PQ और RS दोनों अलग अलग हैं। ये मीट एट ए पॉइंट T आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर अगर हम मिलाने की कोशिश करें, जरा देखिएगा कहीं पर भी दो कोड आप इस तरह से बनाइए कि वो बाहर जाकर T पॉइंट से मिल जाए। देखो PQ आप चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, कैसा बना सकते हैं, उधर जगह नहीं मिलेगी, आप इधर बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, उधर तो ऊपर स्पेस नहीं मिलेगा अपन को, कुछ इस तरह से बात कर सकते हैं हम। तो इसने कहा PQ और RS, तो ये एक कोड हो गई PQ। भाई कोड का मतलब क्या है, सर्कमफ्रेंसेस के दो पॉइंट्स को मिला दो, वो कोड है, तो कोड तो PQ है। और एक दूसरी क्या थी, RS, ये RS है। ये दोनों की दोनों बाहर मिलती है पॉइंट T पर। T कहां पर है, आउटसाइड द सर्कल, बाहर, ये इसने बना दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे इंफॉर्मेशन क्या है, इफ RPT दैट इज 68 डिग्री, RPT, तो मेरे को ये बनाना पड़ेगा ना भाई, आर्क पे थोड़ी एंगल बनता है, एंगल तो कोड में बनता है। जरा देखिए, ये मैंने बना दिया RPT, और ये RPT कितना दिया हुआ है, 68 डिग्री, RPT कितना दिया हुआ है, 68 डिग्री, ये इंफॉर्मेशन है। आगे एंड PQS, अब PQS एंगल में बार बार कह रहा हूं, ऐसा तो बनेगा नहीं, तो मेरे को Q और S को मिलाना पड़ेगा इस तरह से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं, तो PQS, ये वाला एंगल 98 डिग्री है, ये वाला एंगल 98 डिग्री है। देन PTR, ये वाला एंगल उसको चाहिए। आप जरा ध्यान दीजिएगा, पहले मुझे बताइए मैंने इस प्रश्न को क्यों लिया इसके अंदर, क्योंकि यहां पर मुझे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, और अगर वो आपको नजर आ रहा है तो फिर उत्तर अपने आप ही नजर आ जाएगा। जरा देखिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल देख पा रहा हूं, कौन सा क्वाड्रिलेटरल,
पी क्यू एस आर। जरा ध्यान दीजिएगा, इसने कहीं पर भी यहां मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप खुद देखिए पी क्यू एस आर, क्योंकि यह भी मुझे कोड बनानी पड़ी, क्योंकि वरना एंगल नहीं बनता 68। मुझे यह कोड भी बनानी पड़ी, क्योंकि वरना एंगल नहीं बनता 98। क्या यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? हां, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की केवल एक ही परिभाषा है, केवल और केवल एक परिभाषा है। क्या? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्सेस किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंसेस को टच करे, वही क्या है बताइए? वही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज आप दिमाग में सेट कर लो। अब एक बात बताओ मेरे को, मुझे मतलब इससे कि ये कितना होना चाहिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि ये कितना है और ये कितना है? जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये दोनों हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो 180 होता है। अगर ये 180 होता है तो ये कितना है बताइए? 82। ये 82 होना चाहिए कि नहीं? और ये 68 है तो ये कितना बताइए? 112। ये कितना है? 112। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन हम उसमें काहे को जाएं? हम अगर बात करें, ध्यान से सुनिएगा, मुझे पहले तो ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा, कि क्या ये वाला एंगल आपको 68 नजर आ रहा है? क्योंकि ये मुझे टी चाहिए। क्या ये 68 नजर आ रहा है? क्या ये 68 मैंने कैसे बोल दिया देखते ही? ये 68 मैंने बोला क्यों? क्योंकि मैंने आपको आज ही सिखाया, सबसे पहले क्लास की शुरुआत की। क्या? ढंग से सुनना, मैंने कहा था किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल आप देखेंगे वो क्या होगा? वो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा। मैंने प्रूफ करके बताया। कोई भी, मुझे वो क्यों चाहिए? क्योंकि वो उधर ट्रायंगल मुझे दिख रहा है और मुझे चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये भाई इस पी क्यू एस आर, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल एस का ये एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। तो आप इसको निकालने की कोशिश मत करो, जरूरत नहीं है, जो चाहिए उसकी बात करो। इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। तो इंटीरियर अपोजिट कितना है? 68। अच्छा एक बात हो, ये अगर 68 है, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, एक्सटीरियर से काम हो जाएगा दोनों केस के अंदर। 30 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका बी। केवल एक्सटीरियर से काम हो जाएगा, लंबे चौड़े तरीके से भी कर सकते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं किसी ट्रायंगल के मामले में, तो ट्रायंगल में क्या होता है और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ढंग से सुनना, मैं दोबारा बताता हूं और आप ढंग से नोट भी कर लेना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब है कि जो एंगल का एक्सटीरियर आपको निकालना है, उसी एंगल के इंटीरियर एंगल पे जाओ और उसके अपोजिट में देखो, यानी इंटीरियर अपोजिट जितना है वो आंसर है। लेकिन ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। सब प्रूफ करके बता रखा है ट्रायंगल्स में आपको बहुत अच्छे से। तो देखो, ये आप 98 अगर देखेंगे तो ये 98 क्या है? ये 98 एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल टी क्यू एस, पहले क्वाड्रिलेटरल दिखा रहा था, अब ट्रायंगल दिखा रहा हूं टी क्यू एस। टी क्यू एस में एंगल क्यू का ये एक्सटीरियर एंगल है। और ये एक्सटीरियर एंगल कैसा है होगा? ये आया होगा इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। यानी कि ये 98 इन दोनों के सम के बराबर है। यानी 68 तो पता ही, ये वाला कितना बचना चाहिए? 30 डिग्री बचना चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप इसको लंबे में जाकर करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि 98 है तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। तो ये कितना बचेगा आपके पास? अगर ये 98 है तो ये 82 बचेगा। कितना बचेगा? 82 बचेगा, तो भी निकल कर आ जाएगा। 8 से 14 150 हो रहा है, 150 से तो ये 30 बचेगा। कैसे भी कर लो, घूम फिर करके कहानी तो वहीं पहुंचेगी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ये मैंने इसीलिए लिया क्योंकि यहां पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है और सारी बातें हो रही है केवल एक्सट्रा एंगल की, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज सिखाने की कोशिश की है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी दीजिएगा, 30 डिग्री। अब आगे वाले प्रश्नों पे जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग थियरी पर आते हैं, वापस से कोड के बारे में बात करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कोड यानी कि जीवा। मैंने आपको आर्क के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई, बहुत सारा क्वेश्चंस भी कराए, इजी और मॉडरेट। टफ हम लोग लगे एक साथ सारी चीज करने के बाद मिक्स करके, क्योंकि टफ क्वेश्चन वो होंगे जिनमें सारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जीवा के बारे में आपसे मैं बात करूं, कोड के बारे में, सबसे पहली बेसिक बात जरा देखिए, सारे के सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। देखो ये सर्कल है
और मैंने आपसे कहा कोड के बारे में, तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन तो कल ही बता दी थी, कल की क्लास की स्टार्टिंग में ही, कि सरकमफ्रेंसेस के कोई भी दो बिंदुओं को अगर मिला दें तो वही कोड है। जरा देखिए, ये ए बी, अपन आज उसके आगे की बात करते हैं। ये अगर सर्कल है तो इसका सेंटर जरूर होगा, और ये सेंटर रहा ओ। तो इस कोड के बारे में सबसे पहली बात, कम से कम 5-6 बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उनमें से पहली और सबसे बेसिक बात वो क्या है, वो ये कि अगर इसके सेंटर से हम इस जीवा पर, इस बात करें कोड पर, अगर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर का मतलब है ये 90 डिग्री है, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर डालता हूं यहां पर, तो ये हमेशा इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये ए बी है और इसका नाम मैं सी रख दूं, तो ये ऐसा बोलता है कि अगर आपने सर्कल के सेंटर से इस कोड पर एक परपेंडिकुलर डाला है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि ये कोड को दो बराबर भागों में बांटेगा। और दो बराबर भागों में बांटने का मतलब है कि AC बराबर किसके होगा बताइए, BC के। अब आपको यह समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होगा। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर मैं इस OA को मिलाता हूं, थोड़ा ढंग से मिला लेते हैं, ऐसा हो गया, और मैं इस OB को मिला देता हूं, तो ये OA क्या है, आपको मालूम है रेडियस है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से कहीं भी सरकमफ्रेंसेस को मिलाओगे तो वो रेडियस होगी। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो कोड है ये दो बराबर भागों में बटी है क्या। एक बात बताइए, क्या ये दोनों रेडियस हैं? हां, मैं आपके सामने दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। एक ट्रायंगल मेरे बात कर रहा हूं AOC, और दूसरा ट्रायंगल मैं बात करूं आपसे ट्रायंगल BOC। इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको ये एक साइड एक जैसी नजर आ रही है, ये जो है आपके पास, ये दोनों में कॉमन साइड है, तो एक साइड आपकी और कॉमन नजर आ गई। ये दोनों में 90 डिग्री है, ये दोनों में 90 डिग्री है। आपको ध्यान है कि मैंने कॉन्ग्रुएंसी को लेकर के, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में बहुत फर्क है। सिमिलरिटी में केवल रेशोज आनुपातिक रूप से, सारी लेंथ्स आनुपातिक रूप से एक समान होती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में तो एग्जैक्ट कॉपी हो जाती है, एक के ऊपर दूसरा रख सकते हो। आपको याद है RHS प्रॉपर्टी से, अब आप इसको डिटेल में अभी बात करने का कोई सेंस नहीं है, अपन ने ऑलरेडी इसके बारे में खूब डिटेल में डिस्कस कर रखा है। कहां पर किया था, जब मैंने कॉन्ग्रुएंसी सिखाई थी। तो जरा देखिए, राइट एंगल भी है, राइट एंगल भी है हमारे पास, ये जो हाइपोटेनियस है ये एक जैसा है और एक साइड भी बराबर है, यही थी थ्योरम। तो ऐसा होने पर क्या होते हैं, ऐसा होने पर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बताइए, ये हो गए सर्वांग सम। क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये RHS से आपके पास राइट एंगल भी मिल रहा है, हाइपोटेनियस बिल्कुल सेम है, एक साइड भी सेम है, क्योंकि वो कॉमन साइड है, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड अपने आप ही बराबर हो गई। तो इससे ये प्रूव होता है कि AC बराबर है BC के। पहली चीज, अगर मान लीजिए मैं इसका उल्टा बात देखूं और उसको प्रूव करने की कोशिश करूं, तो यही चीज है। आप कहोगे सर जरूरत क्या है, सीधा रिजल्ट याद करेंगे ना हम, तो नहीं, मेरा ऐसा तरीका नहीं है, मैं नहीं चाहता आप रटो, समझने की कोशिश करो। देखो, अभी मैंने आपको ऐसा कहा था, कि अगर इसके सेंटर से इस कोड AB पर हम एक परपेंडिकुलर डालें, तो क्या होता है, ये कोड को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये हमने प्रूव भी कर दिया RHS की प्रॉपर्टी से। अब मैं उल्टा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस सेंटर से आपने इसके मिड पॉइंट को ही मिलाया है, यानी कि ये ऑलरेडी प्रूव है, ये C, ये गिवन है AC बराबर BC, ये गिवन है। तो पहले क्या गिवन नहीं था, ये तो पहले तो प्रूव किया था हमने, AC बराबर BC प्रूव किया था। तो क्या गिवन था कि सेंटर से इस कोड पर हमने परपेंडिकुलर डाला है। तो अब हम उल्टा साबित कर लेते हैं कि अगर हमने AC बराबर BC है,
यानी कि सेंटर को हमने इस कोड के मिड पॉइंट से मिलाया है, तो हम ये प्रूव कर लें कि ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि OC परपेंडिकुलर है। OC परपेंडिकुलर है किस पर बताइए? AB पर। ये हमें प्रूफ करना है। अब जरा देखिए, इस O को मैं मिलाता हूं A से, इस O को मिलाता हूं मैं B से। मुझे एक बात बताइए, क्या ये रेडियस है? अगर ये रेडियस है तो बराबर होगी, अगर ये रेडियस है तो बराबर होगी, ये कॉमन साइड है तो बराबर होनी है। चूंकि ऑलरेडी ये गिवन है कि AC बराबर है BC के, तो ये साइड तो बराबर है ही है। तो मुझे एक बात बताइए, ये साइड दोनों में एक जैसी हो गई, ये चूंकि रेडियस है तो फिर ये एक जैसी हो गई, और ये साइड तो कॉमन ही है तो एक जैसी हो गई। तो ये साइड, साइड और साइड, इस ट्रिपल S की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स, वही दोनों जो पीछे थे, OAC और OBC, वापस से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिमिलर नहीं बोला मैंने, कॉन्ग्रुएंट बोला है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप सोच कर देखिए, तीनों एंगल्स भी तो बराबर होंगे, और अगर तीनों एंगल्स बराबर होंगे तो हाइपोटेन्यूस के सामने ये जितना है उतना ही ये भी होगा। और दूसरे एंगल से देखूं तो स्ट्रेट लाइन पर तो 180 डिग्री होता है, और ये बराबर बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए, और ये टोटल 180 और बराबर बराबर होना चाहिए, तो फिर ये 90 90 बनता है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर आप सेंटर से अगर आप इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो एक परपेंडिकुलर साबित होता है। और यहां पर मैंने आपको यह सिखाया कि अगर आप ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली बातचीत हमारी होती है इक्वल कोड्स को लेकर। इक्वल कोड्स को लेकर बहुत सारी केसेस हैं, खूब सारे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर दो इक्वल कोड्स हैं तो इक्वल कोड्स को लेकर के क्या क्या बातें हो सकती है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वल कोड्स की बात करूं कहीं पर भी ले लो, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक कोड ली और इसका नाम रखा मैंने PQ, एक और मैंने कोड ली, इक्वल ले रहा हूं मैं, इसका नाम रखा मैंने RS। तो इक्वल कोड अगर होगी तो वो हमेशा सेंटर पर क्या होगी बताइए? इक्वल एंगल बनाएगी। अगर किसी भी सर्कल में दो कोड्स का साइज इक्वल है, एक समान है, तो वो निश्चित रूप से सेंटर पर एक जैसा एंगल बनाएगी। कैसे? ये रहा सेंटर, इस सेंटर पे एंगल बनाने का मतलब क्या है? मैं इसको ऐसा मिला दूं, बताइए, ये O है सेंटर, और ऐसे ही मैं इसको भी यहां से मिला दूं, ये मैंने मिला दिया, इस तरह से ये हो गया सेंटर। तो अगर ये जो एंगल है, अगर ये थीटा है, तो याद रखिएगा ये एंगल भी थीटा ही होगा। ऐसा क्यों होगा? एक बात बताइए, क्या इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर बात करूं तो क्या ये भी कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम? हां बिल्कुल है। अगर दोनों सर्वांग सम है, कैसे भाई? क्योंकि PR जो है वो RS के बराबर है, PQ RS के बराबर है, दैट इज ऑलरेडी गिवन, ये तो पहले से दिया है, तो ये तो बराबर हो गई। ये सेंटर है, और सेंटर को अगर मैं सर्कमफ्रेंस से कहीं भी मिलाऊंगा तो वो रेडियस होगी। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये तो चारों ही आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है POQ और दूसरा ट्रायंगल है ROS, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल कैसे साबित हुए? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट साबित हुए, क्योंकि तीनों साइड्स बिल्कुल बराबर है। इसको उठा के मैं यो पलट दूं तो ये ROS जो है POQ को ढक लेगा, और ऐसे जब ढक लें तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो अगर कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, आप पिछले सेशंस याद रखिए, मैंने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पर कम से कम 2-3 सेशंस लिए लंबे, और अगर आपको कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल्स नजर आते हैं तो उनकी जितनी भी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स होंगी, जितनी भी, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे वो एल्टीट्यूड हो, चाहे आप एरिया लो, चाहे कुछ भी ले लो,
वो सब कुछ एज इट इज मिलेगा, कॉपी मिलेगा बिल्कुल, जबकि जो सिमिलरिटी है उसमें कॉपी नहीं मिलता, सेम रेशो में मिलता है। ये हमारी बातचीत हुई। इधर देखो, अगर हम यहां बात करें तो एक चीज मैं आपसे और बात कर लेता हूं इसी पॉइंट के साथ। अगर इस सेंटर से, जैसा मैंने आपको पीछे बताया, जैसे हमने सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला था सबसे पहले, तो अगर इस सेंटर से मैं इस कोड पर परपेंडिकुलर डालूं, इस सेंटर से मैं आर एस पर परपेंडिकुलर डालूं, और इसी सेंटर से मैं पी क्यू पर भी परपेंडिकुलर डालूं, मान लीजिए पी क्यू आर एस, ये टी और ये यू, अगर मान लीजिए मैंने ये परपेंडिकुलर डाला सेंटर से इन दोनों कोड पर, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ये भी बराबर होगी, यानी कि ओ टी जो है वो ओ यू के बराबर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें अगर मिस हो गई तो फिर क्वेश्चंस में बहुत तकलीफ आने वाली है, वो मैं चाहता नहीं हूं। ये तो बहुत लंबा चलेगा, आज का सेशन तो अपन यहीं तक रखते हैं। इस कोड को लेकर अपन आगे कल के सेशन में इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे यह बात कहना चाह रहा हूं कि आगे बढ़ते जाओ और पीछे वाले को छोड़ते जाओ, उससे क्या फायदा होने वाला है? बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप आगे वाली चीजें करते जाएं और पीछे वाली चीजों का रिवीजन बहुत अच्छे से करते जाएं। मेरे कहने से एक बात मानिए, आपको एक्सपर्टीज नहीं चाहिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर में। आपको टीचर थोड़ी बनना है, आपको पारंगता चाहिए अपने एग्जाम पर, एग्जाम पैटर्न पर मजबूती होनी चाहिए। तो मेरे कहने से दो काम कीजिएगा, ये दो काम आप करेंगे तो आपको सक्सेस बहुत पास आती नजर आएगी। पहला काम क्या करना है? पहला काम आपको यह करना है, PYQ बाजार से आप जो भी एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी का दें, चाहे आप सीडीएस का दें, चाहे आप रेलवे का दें, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप बैंक का दो, आप सबसे पहले PYQ पुराने सालों के पेपर्स तुरंत परचेज करके लाएं और पैटर्न देखें। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री करा दिया, तो अब आप उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस निकालिए और देखिए आपकी क्या पकड़ बन रही है। आपको मैंने हाइट एंड डिस्टेंस उसी का पार्ट करा दिया, तो उसको करके देखिए। जो जो चैप्टर करते जाओ, पहले पारंगता बनाओ, चैप्टर वाइज पकड़ बनाओ कि साहब हाइट एंड डिस्टेंस कर लिया तो अब कुछ ही पूछ सामने वाले, हमारे पास जवाब है और सबसे कम टाइम में जवाब है। दूसरा काम, एक तो यह करना है अपन को चैप्टर वाइज बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरा, मॉक टेस्ट। आपको नियमित रूप से क्या करना है? हर बार मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कर रही है। मेरी बात समझ पा रहे? चलिए कभी अपन इसको लेके सेशन ही रख लेंगे, लंबा चौड़ा बातचीत कर लेंगे डिटेल के अंदर। आप अच्छे से तैयारी करें, मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इस सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।